पीएन संधि, तो फिर डालो भी लिखोगे पीएन संधि का VI अभिलक्षण। VI अभिलक्षण का मतलब होता है VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको किस प्रकार से आप इसको हल करते हो और कैसे ये सर्किट के अंदर यूज होता है। देखो राम से कि जैसे मेरे पास कोई भी पीएन संगम था, ये एक और कौन सा इसका P क्षेत्र है, एक और इसका कौन सा है N क्षेत्र है। यहां पे सभी को पता है P क्षेत्र में चार्ज कौन सा होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा इस बात के अंदर। और यहां पे क्या होगा जी, नेगेटिव। पीएन क्षेत्र में डायोड को अगर बनाते हो ना, तो डायोड का सिंबल आपका ऐसे होता है, ये कल भी मैंने बात की थी। इस प्रकार से डायोड का सिंबल बनाया जाता है। ये भाग इसका कौन सा होता है जी, ये भाग इसका कैथोड होता है, ये भाग इसका क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड हमेशा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो दोनों कंडीशनों में आपको डायोड नहीं मिलेगा। डायोड में तो आपको ऐसे बना मिलेगा और मैं आपको ऐसे मिलेगा। डायोड देखा सभी, डायोड का तो नॉर्मली आपको जो देखने मिलेगा ना प्रैक्टिकल रूप से डायोड ऐसे बना होता है इस प्रकार से। एक सिरा इसका ये मान लेते हैं आप और एक इसका सिरा ये है। अब थोड़ी समस्या आती है कि डायोड का एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। इसके में क्या होता है, एक भाग होता है ना छोटा सा, एक साइड में एक भाग होगा, उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग की जाती है ब्लैक रंग की, ऐसे ये साइड ऐसे किया जाता है इस भाग। और ये भाग इसका क्या होता है, ये इसका कैथोड सिरा होता है, जिसका मतलब ये भाग इसका कौन सा होता है, एनोड होता है। समझ में आ गई मेरी बात। तीनों चीजों का ध्यान रखना है। पीएन संगम में कैथोड कौन सा है, नेगेटिव होता है, और ये जो P क्षेत्र है ये हमेशा क्या होता है, इसका एनोड होता है। और इसका तो ये डार्क वाला भाग होता है, छोटा भाग, वो हमेशा कैथोड होता है, ये भाग इसका क्या होता है, एनोड होता है। समझ में आ गई आपको बात नहीं, सब कोई समस्या है किसी के। अब देखो मैंने इसको जोड़ा है कि VI का मतलब होता है मेरे को वोल्टेज करंट के बीच में इसका अभिलक्षण की बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक कब बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे क्या करूंगा, वाइसिंग करूंगा। क्या करूंगा, वाइसिंग। वाइसिंग का मतलब इसको मैंने जोड़ा। देखो राम से जैसे मैंने इसको यहां पे सप्लाई के साथ जोड़ा इस प्रकार से, आराम से बोर्ड पे देखना सभी। जैसे मैंने यहां पे रियोस्टेट को लगा रखा है ऐसे। रियोस्टेट समझते हो सभी, रियोस्टेट का मतलब होता है परिवर्तनशील मान का क्या लगा रखा है, प्रतिरोध लगा रखा है। अब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस क्या, पहले तो ये देखो कि फॉरवर्ड वाइसिंग क्या आप यूज कर रहे हो। तो फॉरवर्ड वाइस को जब आप यहां पे यूज कर रहे हो ना, इसमें क्या है कि P क्षेत्र है ना, वो तो किसके साथ जुड़ जाए, पॉजिटिव के साथ, और N क्षेत्र है वो किसके साथ जुड़ जाए, वो जुड़ जाए नेगेटिव के साथ। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। हिंदी में क्या कहा जाता है, अगर अवनति कहते हैं। क्या कहते हो, अगर अवनति। अब देखो आपने यहां पे जैसे बैटरी का सोर्स लगाया, ऊर्जा का सोर्स मैंने यहां पे लगा दिया इस प्रकार से। ये फिर इसका क्या होता है, नेगेटिव, ये इसका क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब नॉर्मली आप बोलते हैं ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब नहीं होता बैटरी के ऊपर, ऐसे नहीं कि नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे, नहीं। नेगेटिव का मतलब होता है एलपी, यानी दो से मेंटेन होकर चलते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस है। माइनस का मतलब होता है एलपी, एलपी का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं जी निम्न विभव, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, उच्च विभव, जिसको बोलते हैं, मैं शॉर्टकट में एचपी बोल देता हूं। एचपी को मतलब बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। जैसे एक सिंपल बात देखो, आप बैटरी में तो प्लस माइनस बोलते हो। जैसे आप क्या हुआ, एक लाइन जा रही है और हेडलाइन, और हेडलाइन के मतलब समझते हो ओएच लाइन आपके पास है। कौन सी लाइन है, ओएच लाइन। उसके संपर्क में आप आ जाते हो तो आपके बीच में भी क्या बनता है, पोटेंशियल बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि जो लाइन निकल रही है सिंगल फेज के, मैं मान लेता हूं उसके अंदर 230 वोल्टेज है। कितनी है,
आप कहां पे टच कर रहे हो? तो आप भूमि के साथ टच कर रहे हो। किस पे टच कर रहे हो? भूमि पर। अब मैं ये मान सकता हूं क्या कि भूमि नेगेटिव होती है? बोल सकते हो आप? नहीं। भूमि का जो पोटेंशियल है ना, भूमि का पोटेंशियल वो कितना होता है? तो भूमि का जो विभव होता है वो कैसे कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? अब 0 बड़ा होता है, 230 बड़ा होता है। 230 बड़ा होता है तो 230 को मैं क्या बोलूंगा? प्लस इसको क्या बोलूंगा? माइनस। इसका मतलब ये तो हाई पोटेंशियल है, ये इसका क्या है? लो पोटेंशियल। आप दोनों के बीच में जुड़ के इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। इसको अपने क्या बोलते हैं? विभवांतर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो वही बात है, प्लस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि आप बोलो नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं। प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल है, जहां पे उच्च विभव होता है, और यहाँ पे क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है। धारा में से जो फ्लो होती है, कोई चीज जो फ्लो होती है, चलती है, वो हाई से किसकी ओर चलती है? हमेशा ही लो की ओर चलती है। जैसे मैंने सिंपल बात की कि पानी में टंकी में आपके पास पानी है, सुना? वो हमेशा ही क्या आएगा? ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जाता है नहीं जाता? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। कभी आपने सोचा कि नीचे का पानी अपने आप ऊपर जा रहा है? नहीं जाता। तब आपको क्या लगाना पड़ता? पंप लगाना पड़ता है, और प्रेशर का काम वहां पे क्रिएट करेगा। तो पानी को चलाने के लिए आपने प्रेशर को क्रिएट किया है। परंतु ये पानी अपने आप नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी एक एनर्जी लगती है। कौन सी? एमजीएच। नाम सुना होगा सभी ने। एमजीएच क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर है। क्यों है? क्योंकि उस पर क्या लागू हो रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लागू हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो वही बात है, प्लस माइनस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। यानी प्लस को हाई पोटेंशियल को खींचकर से लो पोटेंशियल को किससे लिख देते हैं? एल सेंटर से। आप जैसे जोड़ते हो, उस जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हो? वाइसिंग कहते हो। तो उसको दो प्रकार से बोलते हैं, एक बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस, और एक क्या बोलते हो आप? रिवर्स वाइस कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, ये मैंने पिस्टन को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। ये आपका कौन सा एल क्षेत्र, इसको किसके साथ जोड़ दिया? आपने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। जोड़ते मैंने बोला ये फॉरवर्ड वाइस में जुड़ गया। अब क्या होगा? देखो, मैंने कहा जब दोनों को आपने मिलाया था ना, मिलाते क्या हुआ? यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पहले से बना हुआ था। क्या बना हुआ था? इलेक्ट्रिकल फील्ड। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड का निर्माण पहले से हुआ था। कैसे हुआ था मैंने बता दिया है। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे, क्योंकि एन क्षेत्र में क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिखता है, और यहाँ पे किसकी दिखता है जी? यहाँ पे होल की दिखता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? होल में आ जाता है इस प्रकार से। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चालन होता है ना, हमेशा ध्यान रखना ये चीज भी, इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा ही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलता है। धारा चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलती है। समझ में आ गई मेरी बात? अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स में इन दोनों के बीच में विस्फोट शुरू होता, स्टार्टिंग के विस्फोट का मतलब परमाणु आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ये संतुष्ट हो जाते हैं आपस में, क्योंकि इसने क्या किए? अपने होल की पूर्ति करने से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दिया? निकाल दिया। एक तो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया अपने आप। इसका मतलब बीच में क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया। क्या बन गया? अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाना, इसका क्षेत्र, क्षेत्र का क्या नाम है? अवक्षय क्षेत्र। क्या है? अब ये क्या हुआ? ये तो आपस में मिल गए। अब ये वाले क्या है? शेष बच गए, और ये वाले क्या बच गए? शेष बच गए। सिंपल मैं अगर बात करूं, आपको बता दूं, एक परमाणु ये है, एक परमाणु आपके ये है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या था? होल था। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे। अरे बोलो 5, क्योंकि ये एन क्षेत्र है, ये कौन सा है? पी क्षेत्र। एन का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसको बोलते हैं पेंटावायलेट, और इसको बोलते हैं टेंटावायलेट। टेंटा का मतलब 3 संयोजी होता है, और ये होता है 1 संयोजी। ये 3 संयोजी होता है, ये कौन सा होता है? 1 संयोजी होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? होल में आने का प्रयास करता है। किसमें आने का प्रयास करता है? होल में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इस क्षेत्र वाला। आते क्या हुआ? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसमें कितने बच गए? और इसके 4 बचते हैं, वो क्या हो जाता है? क्या बढ़ जाता है? अब आपने चालक के बारे में एक बात ये भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अब ये नया तो अच्छा चालक है, नया अच्छा चालक है। क्या बोलता है ये बात? ये बोलता है कि एक ऐसी वोल्टेज जहां तक तो ये क्या धारा को फ्लो ही नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा वोल्टेज होती धारा को क्या करता है? फ्लो कर देता है। जैसे सिंपल बात करूं, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्टेज के बाद
वो धारा को क्या करता है, फ्लो कर देता है। अगर वो जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्टेज के बाद क्या करता है, वो धारा को फ्लो कर देता है। इसका मतलब 0.7 से पहले ये क्या था, ऊंचा लगता, और 0.3 से पहले ये क्या था, ऊंचा लगता। तो वही बात है, पोटेंशियल बैरियर का मतलब कहता है रोक के रखेगा। ये पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये नहीं होता कि परमानेंट रोक दिया। अभी आपने सुना कि बैरियर गिर गया, इसका मतलब परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए वो रोकेगा, उसका भी टाइम है। इसका मतलब इसका भी टाइम है। जैसे मैं वोल्टेज, अगर ये पी व एन क्षेत्र सिलिकॉन से बने थे ना, तो जैसे मेरी वोल्टेज 0.7 वोल्टेज से क्या होगी, ज्यादा होती है, तो धारा यहां से फ्लो होनी शुरू होती है। कैसे शुरू होती है, वो मैंने कल बात बताई थी कि धारा यहां से क्या होगी, शुरू होनी, फ्लो हो जाती है। कैसे होती है वो देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, अब क्या नेगेटिव कभी नेगेटिव के पास आता है क्या, आता है क्या, नहीं आता। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आता है, क्योंकि समान चार्जों के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन होता है। असमान चार्जों के बीच में कौन सा आता है, अट्रैक्शन होता है। यानी समान चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक करते हैं। अनलाइक का मतलब पसंद नहीं करेंगे कभी भी, और असमान चार्ज हमेशा ही क्या करते हैं, लाइक करते हैं। लाइक का मतलब वो पसंद करते हैं। अब ये क्या होगा, ये इधर तो आएगा नहीं, तो ये फोर्स क्रिएट करेगा कि जैसे 0.7 वोल्ट ज्यादा होगी, ये इस बैरियर को तोड़कर ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है, यहां पे आ जाता है। यहां पे क्या है, होल है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो होने वाला क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन था ना, पहले यहां पे था, इस बैरियर को तोड़ के यहां पे चला गया, इसका मतलब यहां पे क्या बढ़ गई है, होल बढ़ गया। अब इस होल में कौन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ में आ रही मेरी बात। अब यहां पे क्या बढ़ गया वापिस, और यहाँ पे आपने को पता बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे वापिस आके इसमें होल में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। होल के चल रहे हैं, होल उल्टे चल रहे हैं, होल खिसक रहे हैं ऐसे, तो होल चल रहे हैं आपके हाई पोटेंशियल से। तो होल का चालन तो कैसे होता है, होल का चालन ध्यान रखना ये चीज, होल का जो चालन होता है वो एचपी से, शॉर्टकट में लिख रहा हूं एलपी की ओर, और इलेक्ट्रॉन का चालन, इलेक्ट्रॉन का चालन होता है वो एलपी से एचपी की ओर। ये चीज का ध्यान रखें। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो होल का चालन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का चालन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हो रहा है। अब जैसे ही हो रहा है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था, होल क्या होता, चलता नहीं, होल कभी चल भी नहीं सकता। होल क्या होता, खिसकता है, इसको बोलते हैं वेक्चुअली चलता है। क्या चलता है, वेक्चुअली चलने का मतलब क्या समझते हो क्या। ये सिंपल बात करो, मेरे पास ये होल है, आराम से बोर्ड पे देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो पहले। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, होल। इसका मतलब सीधे खिसक रही है, क्या होल चल रहा है क्या, नहीं। चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन चलता है ना, वो हमेशा ही कैसे चलता है, भौतिक रूप से चलता है, फिजिकली चलता है। क्या चलता है, फिजिकली। फिजिकली का मतलब मैं चल रहा हूं, आप बैठे हुए सीट के ऊपर, कोई बंदा खाली सीट बैठी पड़ी है यहाँ पे, ये यहाँ पे बैठ सकता है, वो यहाँ पे बैठ सकता है, वो यहाँ पे बैठ सकता है। क्या सीटें चल रही है, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, सीटें नहीं चल रही। इसका मतलब सीटें क्या हो रही है, खिसकती है हमेशा ही। तो ध्यान रख लेना, जो होल होता है ना, वो तो क्या होता है, खिसकता है। खिसकने का बोलते हैं वेक्चुअली चलता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या चलता है, भौतिक रूप से चलता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो मैं इसकी बात का क्या कर रहा था, बीए दर्शन की बात कर रहा था। करंट का चालन जैसे शुरू होता है ना, फिर क्या होने वाला है वो देखो नाम से। इस लाइन को क्या बोलते हो भाई, एक्स एक्स बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, वाई एक्स बोलते हो। ठीक है, एक्स एक्स का मतलब होता है एक्स ये है, ये भी एक्स है, ये वाई है, तो ये भी वाई है। परंतु ये तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, हमेशा ही नेगेटिव होता है। समझ में आ गई सभी। इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे वाई एक्स पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, वोल्टेज लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे भी आएगी वोल्टेज, यहाँ पे भी आएगी धारा, तो यहाँ पे क्या आएगी, प्लस को यहाँ पे क्या माना जाता है, फॉरवर्ड बायस। क्या मान के चलते हैं, तो प्लस को यहाँ पे भी क्या मानेंगे, फॉरवर्ड बायस।
यहाँ पे क्या मानेंगे, रिवर्स वाइस, और इसको भी क्या मानेंगे, रिवर्स वाइस। अब देखो रिवर्स वाइस भी दो नाम आ रहे हैं, फॉरवर्ड वाइस भी दो बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो देखो आराम से। ये तो फॉरवर्ड वाइस की क्या है जी, वोल्टेज है, और ये फॉरवर्ड वाइस की क्या है, धारा है। ये रिवर्स वाइस की वोल्टेज है और ये रिवर्स वाइस की धारा है। अब मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने कौन सा वाइस कर रखा है, फॉरवर्ड, तो मैं फॉरवर्ड के ग्राफ में चला जाता हूं। फॉरवर्ड का ग्राफ मेरा ये है, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो क्या होने वाला है, यहां पे सभी को पता है क्या होता है जी, 0। यहां पे मैं वैल्यू को लेके आ रहा हूं, 0.1 है, 0.2 है, यहां पे 0.3 है, यहां पे 0.4 है, यहां पे 0.5 है, यहां पे 0.6 और यहां पे 0.7। क्या है ये, वोल्टेज है। ठीक, अब देखो मैंने अगर फॉरवर्ड वाइज में डायोड को यूज किया, वो डायोड किसका था, जर्मेनियम का था। क्या था, डायोड बोल सकता हूं, पीएन संगम बोल सकता हूं, एक ही बात है, पीएन संधि भी बोल सकता हूं। क्या हुआ, 0.3 वोल्टेज के बाद ये एकदम से धारा को क्या कर देता है जी, बढ़ा देता है। कौन जी, जर्मेनियम। कितनी वोल्टेज के बाद, 0.3 वोल्टेज के बाद। समझ में आई मेरी बात, धारा का मान एकदम से बढ़ेगा। अब इस धारा को कंट्रोल कौन करेगा, कौन करेगा, कि मैंने क्या किया, डायोड को वोल्टेज तो 0.3 तो दी नहीं, मैंने दी 12 वोल्टेज, कितनी दे दी, और इसको तो 0.3 चाहिए। अब मेरे को पता 3 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज के बाद तो क्या होगा, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो किसी को तो सीमा ही नहीं है ना, लाइन बिल्कुल सीधी, इसका मतलब बहुत लंबी जाएगी, लाइन कहीं पे जा सकती है, कटेगी नहीं कहीं। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल कौन करेगा इसको करेगा लोड, क्योंकि डायोड हमेशा लोड के साथ ही जुड़ा जाता है। तेरा डायोड जुड़ा देखा कभी क्या करोगे लोड, डायोड क्यों लगाते रहे, कितने से तेल लगाते हैं, उसके आगे क्या लगता है, लोड ही लगता है। और आगे जाने वाली धारा को कौन कंट्रोल करेगा, लोड कंट्रोल करेगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो, अब मैंने ये क्या किया, सिलिकॉन से बना लिया। पहले किससे था, सिलिकॉन से बनाया, तो सिलिकॉन का भी रेजोनेंस से बन जाता है। 0.7 वोल्टेज के बाद ये करंट को फ्लो करना शुरू कर देता है। आगे बात सुनो, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, फॉरवर्ड वाइस में कोई समस्या नहीं है कि अगर ये जर्मेनियम से बना था तो 0.3 वोल्टेज के बाद धारा को फ्लो करेगा, और सिलिकॉन से बना था 0.7 वोल्टेज के बाद धारा को फ्लो कर देता। परंतु क्या हुआ, मैंने दोनों को नहीं किया और मैंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया चेंज, कि मैंने इसको सप्लाई वोल्टेज सप्लाई चेंज की, ऐसे नहीं दी, कैसे दी, ऐसे दी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसको हाई पोटेंशियल बोलते इसको। अब देखो मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव क्षेत्र को पॉजिटिव से डायरेक्टली जोड़ दिया और पी क्षेत्र को नेगेटिव से जोड़ दिया। यानी इसको तो मैंने एचपी से जोड़ दिया और यहां पे मैंने किसके साथ जोड़ दिया, एचपी के साथ। अब क्या होने वाला, तो पहली बात इसको क्या कहते हैं, रिवर्स वाइस कहते हैं। रिवर्स वाइस में क्या होता है, पी क्षेत्र को किसके साथ जोड़ दें, नेगेटिव के साथ, और एन क्षेत्र को किसके साथ जोड़ दें जी, पॉजिटिव के साथ। अगर किसी ने पहले वाली क्लास से नहीं लगाई, थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसे ही चल रहा है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता देता हूं, कल भी इसलिए बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है वो टफ होती है। टफ क्यों है, क्योंकि आप टॉपिक करते नहीं, और जो टॉपिक आप नहीं करोगे वो आपको टफ ही लगेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपका कमजोर पार्ट, अगर आप अपनी कमजोरी को छुपा रहे हो, इसका मतलब आप मर रहे हो, सीधी बात है। क्योंकि आप अपनी कमजोरी को अगर दूर करें तो आप सफल हो रहे हो, और कमजोरी को छुपा रहे हो फिर मरने वाले हो। क्योंकि आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स कमजोर है, उसी को आप कर नहीं रहे, फिर समस्या आती है। और मैंने ऐसे डीसी की थ्योरी करवाने के बाद ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को पता है इससे परसेंट ज्यादा आ रहे हैं अभी, क्योंकि कम से कम किसी पेपर को उठा लेना 15-20% आते ही आते इलेक्ट्रॉनिक्स के। एक पिछली बार का पेपर था 18 तारीख को था, 3 तारीख को था, 24 को था, उसमें से 34% या 40% के लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के आ गए। अब जिस बंदे के इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नहीं, उसका क्या होगा, क्या होने वाला है बता दो, होने वाला क्या था, सिलेक्शन नहीं होगा और तो क्या होने वाला था, घर पे आके पेपर दे। अब देखो मैंने क्या इसको किस में जोड़ दिया जी, ये आपका क्या कहलाता है, ये रिवर्स वाइस कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंने इसको रिवर्स वाइस में जोड़ दिया, ठीक है। रिवर्स वाइस में हुआ क्या, फिर हुआ ये कि ये क्या करता है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, इधर तो बीच में पोटेंशियल वेरिएबल आपने पोटेंशियल भी लगाया, परंतु क्या कर रहा है,
यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा होल है। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, किधर आएंगे भाई, अरे बोलो, ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल की ओर आएंगे, क्योंकि होल यहाँ पे उसकी पे होल होते हैं, और ये कहां पे आएंगे, होल किधर की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन की ओर। इसका मतलब बीच का जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, खाली होना शुरू हो गया, और डिफ्लेक्शन लेयर क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे अगर फॉरवर्ड वाइज का अवश्य क्षेत्र पूछ लेता है तो ये बनता है ओनली फॉर 10.4 सेंटीमीटर का ही बनता है, बिल्कुल पतला बनता है। फॉरवर्ड वाइज के अंदर बताया मैंने, ये फॉरवर्ड वाइज के अंदर अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है, जो बिल्कुल पतली होती है। परंतु जब इसको रिवर्स वाइज में जोड़ देते हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, धारा फ्लो नहीं हो पाती। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ रही है, इसका मतलब बीच स्थान क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अब नया तो वोल्टेज फ्लो हो रही है, आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 100 है। ठीक है, मैं थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करके लिखा है, क्योंकि इसमें मार्क आने वाला नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि मैं ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो वोल्टेज थी ना, ये मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसके द्वारा मेरे वोल्टेज को चेंज करना शुरू कर दिया। वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करना शुरू करता हूँ। पहले एक वोल्टेज, एक के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 100। इस प्रकार से वोल्टेज को धीरे क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूं। परंतु एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे जाके करंट फ्लो होना शुरू होता है। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र, बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा जी ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक का मतलब टूटना, होता डाउन का मतलब गिरना। B1 वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, B1 वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, तो देखो आपने एक नॉर्मल बात की होगी, मेरे पास क्या है, मार्कर है, क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है, हो सकता है, अरे बोलो, नॉर्मल अवस्था में नहीं हो सकता, सामान्य कंडीशन, परंतु हो सकता है। कैसे, इसके ऊपर मैं पोटेंशियल बढ़ाना, इसके ऊपर मैंने पोटेंशियल लगा के मैंने पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके ऊपर ये जो चालक है वो भी क्या बढ़ जाता है, चालक, क्योंकि आपको पता है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो क्या होती है, टूट जाती है। समझ में आ गई बात। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है जी, भेज दो तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे इसकी डिफ्लेक्शन लेयर यहां से टूट रही है बीच में से, या आपने कहा इसकी डिफ्लेक्शन लेयर बीच में से क्या होकर टूट जाती है, टूटती कब है, क्योंकि कुचालक है वो भी चालक बन सकता है। आपने कभी सोचा है क्या, जैसे आपने बात की होगी कि पीवीसी में करंट फ्लो होता हो जाता है, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक के ज्यादा आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, क्योंकि उसकी क्षमता है। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि मेरे पास एक पोर्सिलिन का इंसुलेटर है, 11 केबी पे साइज अलग होता है, 33 केबी साइज अलग होता है। मोटा करने का रीजन क्या है, उसका साइज आप चेंज क्यों कर रहे हो, तो साइज चेंज करने का रीजन ये होता है कि उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। डायरेक्शन किसमें आती है, किलोवोल्ट प्रति एमएम में आती है, किसमें आती है, किलोवोल्ट प्रति एमएम में आती है। समझ में आ गई मेरी बात। प्रति एमएम कितनी वोल्टेज को सेंड कर सकता है, वह उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या रोधन क्षमता कहलाती है। अब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, तो इसका ग्राफ कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्यों बढ़ता है। और ये क्या होता है, जर्मेनियम यहां पे आके किस वोल्टेज पे आके 25 वोल्टेज पे जर्मेनियम रिवर्स वाइज में धारा को क्या कर देता है, फ्लो कर देता है। तो ध्यान लेना, जर्मेनियम की कई जब डायोड को रिवर्स वाइज में जोड़ा जाता है तो 25 वोल्टेज के बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। परंतु अगर मैं कहता हूं अगर ये सिलिकॉन का होता, किसका होता, अगर ये सिलिकॉन का होता ना, तो ये सिलिकॉन का पॉइंट 100 वोल्टेज के बाद, कितनी वोल्टेज के बाद, 100 वोल्टेज के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये है इसका रिवर्स वाइज और ये इसका क्या है, फॉरवर्ड वाइज। समझ में आ गई मेरी बात। तो ध्यान रखिए, सिलिकॉन 100 वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन होता है, तभी तो मैं ज्यादा किसको, डायोड ज्यादा किसके बढ़ते हैं, सिलिकॉन के बढ़ते हैं, जर्मेनियम के नहीं बढ़ाते, क्योंकि सिलिकॉन की ब्रेकडाउन कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो एक चीज यहां पे और समझने वाली होगी, ये वाली
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के समझ में आई कि नहीं? मेरे तो आई नहीं, आप ये तो बता दो मेरे को। आइएगा, मैंने यहाँ पे जो ग्राफ शुरू किया है ना, बिल्कुल लाइन से स्टार्ट किया है इसे फॉरवर्ड वाइज का, किया कि नहीं किया? परंतु तो यहाँ पे लाइन मैंने जो ग्राफ स्टार्ट किया वो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला है, ये चीज कुछ है। इसका मतलब ये क्या है जी? इसका मतलब यहाँ पे करंट का मान कुछ फ्लो कर रहा है ये रिवर्स वाइज में। अगर वोल्टेज का मान कुछ वोल्टेज से कम है तो भी फ्लो कर रहा है, और 100 से कम है तो भी वो फ्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है वो देखो आराम से। ये इसको बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं क्षणिक धारा। क्या बोलते हैं? जिसको लीकेज करंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीकेज करंट। आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी है, एक डायोड को जो रिवर्स वाइज में जोड़ा जाता है उसमें एक धारा फ्लो होती है, कौन सी? क्षणिक धारा फ्लो करता है। वैसे रिवर्स वाइज में डायोड किसकी भांति काम करता है? कौन सी फिर की भांति काम करता है। परंतु ये धारा होती है ना, उसका मान बिल्कुल कम होता है। किसमें होता है? या तो होता है माइक्रो एम्पियर में, या किसमें होता है जी? मिली एम्पियर। बहुत कम मान की धारा होती है। अब ये क्षणिक धारा क्यों फ्लो हो रही है उसको समझना थोड़ा सा, कि क्यों किसके कारण से फ्लो कर रहा है, उस रीजन को मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। आराम से नोट कर लो। देखो मैंने भी बात की थी कि मेरे पास क्या है, ये पीएन संगम बना हुआ है इससे, ठीक है? ये इसका पी क्षेत्र है, ये इसका क्या है? एन क्षेत्र है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस की इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट कर दी। मैं तभी आपको बताया कि पहले एक क्लास से आपकी नहीं कंप्लीट, थोड़ा समझ में कम आएगा, तो ये टॉपिक ऐसा है इसमें, क्योंकि ये क्षणिक तभी समझ में आएगा जब आपको पिछली वाली क्लास के बारे में पता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा रिवीज कर रहा हूं पीछे से। आपका जो पी चित्र बनता है ना, पी चित्र, पी का मतलब आपको होल मुक्त करने हैं। क्या करने हैं? होल। तो मेरे पास जो टोटल होल आएंगे ना, टोटल होल, वो 2 कारण से आते हैं। एक तो किससे आता है जी? एक तो आता है मादन। मादन को इसमें क्या बोलते हैं जी? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस किससे आता है? हीट से आता है। समझ में आई मेरी बात? क्या कहना चाहता है ये? डोपिंग का मतलब होता है, आपके पास एक अर्धचालक था। क्या था? कि मेरे पास मान लीजिए सिलिकॉन का अर्धचालक था, इसमें मैंने डोपिंग कर दी। कौन से पदार्थ की? त्रिशोजी। किसकी कर दी? कौन सा त्रिशोजी पदार्थ? कौन सा है? त्रिशोजी। वो तो मेरे को पता है। आर्सेनिक, एंटीमनी या एंटीमनी, या कौन सा था? कैलियम और इंडियम, या ब्रोन, या फास्फोरस। कौन सा आता है? या आपका त्रिशोजी पदार्थ कौन सा है? 3 प्रकार का पदार्थ है, कौन सा? ब्रोन इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो मेरे पास जो ब्रोन है ना, आप यूज करते, ब्रोन का मतलब डोपिंग में कौन सा पदार्थ यूज करना? त्रिशोजी मैंने आपको उदाहरण दिखाए कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो त्रिशोजी में अगर आप त्रिशोजी 3, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक चीज का ध्यान रखना, डोपिंग में वही पदार्थ यूज होगा जो अधात्विक होना चाहिए। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए? धात्विक नहीं डाल सकते। जैसे आपको बोल देता है एल्यूमिनियम है ना, उसको आप यूज कर सकते हो, पी चित्र में नहीं कर सकते आप। एल्यूमिनियम पी चित्र में आपका जरूरत है तो यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो धात्विक पदार्थ है। क्योंकि जब उसको मिलाया जाएगा तो उसके लिए आपको हीट चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके गलनांक बिंदु पे आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी वो पिघलता है। तो डोपिंग में ऐसे पदार्थ यूज किए जाते हैं जो अधात्विक हो, धात्विक नहीं हो सकते आप। अगर धात्विक आपने यूज कर लिए ना, तो वो आप यहाँ पे इस सिस्टम को ही नहीं मेंटेन कर सकते। क्योंकjैसे जैसे ही आपकी हीट बढ़ती है ना, एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं पता है तो, अगर हीट आपकी इंक्रीज होती है ना, अर्धचालक के साथ एक चीज और पाई जाती है, निपुण चालक। दोनों में क्या पाया जाता है? एनटीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनटीसी। समझते हो क्या? एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो डिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है। डिस्टेंस का मान जब कम होता है, चालकता क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि चालकता डिस्टेंस का क्या होती है? विलोमानुपात।
तो पहले से अगर टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो अर्धचालक रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या आ जाएगी, डाउन आएगी। क्योंकि चालकता जो टेम्परेचर प्रभाव डालता है ना, वो पहले रेजिस्टिविटी पे डालता है और उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। समझ में आ गई मेरी बात? रेजिस्टिविटी समझते हो सभी? रेजिस्टिविटी के बारे में किसको नहीं पता? आप देखा ना कि मेरे को नहीं पता रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधकता, या आपने ये भी पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध, पढ़ा है कभी क्या? इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, परंतु होता दोनों एक ही है। ये एक ही चीज से बदल सकता है, तापमान से और किसी चीज से बदल नहीं सकता। ये लंबाई एरिया से इस पे फर्क नहीं पड़ता, ओनली पर किस पे पड़ता है, आर पे पड़ सकता है। पर रेजिस्टिविटी का फर्क ओनली पर एक से ही पड़ता है, तापमान से। कभी आपने एक चीज नोट की होगी, कभी अगर सारणी पढ़ते हो ना रेजिस्टिविटी की, जैसे सिंपल सी बात होगी, आपको पूछ ले कोई भी, रो से लिखा जाता है रेजिस्टिविटी को, तांबे का रो कितना होता है, तो आप लिखते हो 1.7 माइक्रो ओम सेकेंड, ये होता है। इससे कम किसका है, एल्यूमिनियम का, सॉरी चांदी का, कितना होता है 1.64। अब ये तो पढ़ते हो ना, उसके ऊपर एक सारणी पे देख लेना, कभी पढ़ोगे ना उसके ऊपर ऐसे लगा नोट, ये रेजिस्टिविटी 20 डिग्री टेम्परेचर पे निर्धारित की गई है, तो उसने तापमान स्थिर किया है, तो सभी चालकों की एक रेजिस्टिविटी बताई, तापमान के कारण रेजिस्टिविटी बदलती है। तो वही बात मैं ये बोलता हूं कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो अर्धचालक का डिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, चालकता बढ़ जाती है। इसका अर्धचालक पहले से क्या बढ़ गया, चालक बढ़ गया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के इस धातु को मिलाया ना, तो भी वो अर्धचालक तो रहेगा ही नहीं, डायोड बढ़ेगा कैसे? तो अपने क्या यूज करते हैं, अधात्मिक पदार्थ यूज किया जाता है। अब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना, थोड़ा सा ही, तो टेम्परेचर बढ़ने से थोड़ी सी डिस्टेंस भी क्या होता है, गिरता है। तो वो ये बोलता है कि हीट के कारण भी आपको क्या मिलता है, होल मिल सकता है, हीट के कारण भी। क्योंकि सिंपल सी मैं बेंड थ्योरी में अगर आपको थोड़ा सा सिस्टम बताऊं ना, इसकी जाली संरचना इस प्रकार से बनी होती है अर्धचालक, कैसे, थोड़ा देखना बोर्ड पे। ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन का परमाणु है, ये भी सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन में से करवा दिए लोग स्टडी को पहले से बोर्ड पे लेना, थोड़ा से बताऊंगा। अब ये क्या होता है, ये परमाणु इसके साथ ऐसे जुड़ता है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ता है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ता है, और ये ऊपर इसके परमाणु होते हैं, इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है। क्यों? एक सिलिकॉन के परमाणु में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, वो फील करता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पूरे हो जाए। जैसे आप भी फील करते हो ना कई बार, और करोगे फील करने का मतलब वो क्या करता है, सोचता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो, पूरे हो जाए। तब वो क्या करता है, यहाँ पे एक बंध बनाता है, उस बंध को बोलते हैं सहस्राब्दी बंध। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनना। क्या बोलते हैं, ये बंध में जुड़ा होता है, अर्धचालक तो है इसके अंदर, बंध में जुड़ा, थोड़ी सी हीट बढ़ी ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ा छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री। अब ये जब छोड़ के बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, होल से क्या, हीट से भी होल प्राप्त होता है। परंतु ये बिल्कुल अलग होते हैं। अलग का मतलब होता है कि 10 की पावर 10 परमाणु होना, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और एक पेयर बनता है। पेयर का मतलब एक जोड़ा बनता है, जोड़े का मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एक होल मुक्त होता है। इसका मतलब आपका जो यहाँ पे क्या मिला था आपको, बीच तरह में होल मिलते हैं, वो डोपिंग प्लस माध्यम दोनों से मिलते हैं। दूसरी बात, आपके क्या प्राप्त हो रहे थे, होल, वो कैसे प्राप्त हुए, तो डोपिंग से प्राप्त हुए, और एक किससे प्राप्त हुए जी, हीट से प्राप्त हुए। दूसरी बात, बीच तरह की बात है ना, ओलिगोर, आपको क्या बढ़ेगा, ओलिगोर इलेक्ट्रॉन। अब पी क्या है, त्रिसंयोजी है, तो डोपिंग से मिल रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, ओलिगोर। इसका मतलब हीट से क्या मैंने भी बोला था, बिल्कुल अलग होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, बिल्कुल अलग टूटते हैं। इसका मतलब इनकी क्या होगी, यहाँ पे इनकी होगी अल्पता, माइनॉरिटी होती है, बिल्कुल क्या होती है, माइनॉरिटी। और इसकी क्या होती है, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब इसकी अधिकता होती है, इसकी क्या होती है, माइनॉरिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला होल है, होल है, होल है, होल पे पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिया, ऐसे आराम से बोर्ड पे देखना। परंतु अलगता भी पाई गई किसकी, ये 2-3 इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं। समझ में क्या बात, इसमें देखो
इसमें क्या थे, बहुत से इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, क्योंकि मेरे को पता है n चित्र में क्या होता है, 5 से अधिक मिलाते हो तो डोपिंग से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, होल की क्या होगी, अलगता होगी, इसमें कुछ क्या होंगे, होल होंगे इससे, ये होगा। समझ में आ गई बात? अब मैंने इसको किसके साथ जोड़ा था, रिवर्स वाइज, क्योंकि बात रिवर्स वाइज की चल रही थी, जोड़ दी। अब क्या हुआ कि मैंने बोला नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ना रिवर्स वाइज कहलाता है। रिवर्स वाइज में धारा फ्लो नहीं होती, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, मैंने कहा पोटेंशियल बैरियर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ, परंतु वो एक बात बोलता है क्या, कि ये जो अलगता है ना, ये जो माइनॉरिटी है वो किसमें जुड़ जाती है, बोलो, क्योंकि पी चित्र में इलेक्ट्रॉन की अलगता होती है और एन चित्र में होल की क्या होती है, अलगता होती है। तो ये जो माइनॉरिटी है ना निम्न मान का, वो तो फॉरवर्ड वाइज में जुड़ जाता है, वो अलगता के कारण यहां पे क्या कर रहा है, क्षणिक धारा को फ्लो कर रहा है। ये समझाना मेरे साथ आगे ना समझ। तो ये जो धारा फ्लो होती है ना, वो किसके कारण से फ्लो होती है, अलगता के कारण फ्लो होती है, माइनॉरिटी के कारण फ्लो होती है। ठीक है, तो ये बात आई समझ में आपको कि ये जो फ्लो होने वाला कारण है, इसका मतलब होता है क्षणिक धारा या लीकेज करंट, और ये किसके कारण फ्लो होता है, ओनली फॉर अलगता के कारण फ्लो होता है। ठीक है, तो ये था इसका भी इंट्रोडक्शन, बना लेना और मैं लिखा देता हूं, थोड़ा सा लिखो इसमें, आपने बनाया लिखाया नहीं था मैंने, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लो। मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा चीज दिमाग में सेट करो, क्योंकि आज कई बच्चे 3-4 बच्चे नए आए तो वो सोचना मत कि हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं सिंपल बात बोलता हूं, नहीं समझ में आता, इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो नहीं समझ में आएगी, गारंटी है बिल्कुल नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा पता है मेरे को। परंतु आप ऐसे नहीं करोगे कि आप कुछ याद है वो माफी पल्ले ही बोल पड़े हो, पल्ले तब पढ़ता है जब टॉपिक आपका स्टार्टिंग वाले कंपेयर, तो आपकी 2-3 क्लास है ना वो मैंने डाल रखी है इसके ऊपर, एक सभी को पता होगा टेक्निकल कोचिंग क्लासेस का, तो एक पिछली क्लास में तीनों वहां पर डाली हुई है, वो थोड़ी सी रिवाइज करके आप देख लेना, या साथ वाले लड़कियों के टॉपिक से फोटो खींच के ले जाना मोबाइल से, थोड़ा पढ़ के आ जाना, उसके बाद ये चीज बिल्कुल समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैं बात में आपको गारंटी देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी के समस्या वो समस्या नहीं आएगी कि आप ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, आप ट्रांजिस्टर की वाइसिंग पढ़ोगे, चाहे यूनिटी पढ़ोगे, चाहे मोसफेट पढ़ोगे, तो उन सभी में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो समझना साथ में पड़ेगा, घर पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा कि टॉपिक मैंने यहाँ पे करवा के घर पे जाके नहीं पढ़े तो कुछ पढ़ने वाला नहीं। ये तो अभी तक तो नॉर्मली चल रहा है, जब आप ट्रांजिस्टर की वाइसिंग में घुस जाओगे ना, जैसे कॉमन कलेक्टर की वाइसिंग कैसे करोगे, कॉमन एमिटर की कैसे करोगे, उसकी स्लग वाइसिंग कैसे करोगे, तो समस्या है कि वहां पे ट्रिगर का ही पता नहीं लगता, ट्रिगर कौन सा टाइम होता है, इंटरेस्ट कौन सा होता है, वो कब काम करेगा, एक्टिव रीजन में कब चला जाता है, रिएक्टिव रीजन में कब रहता है, सिचुएशन में कब चला जाता है, तो वो कंडीशन यहीं से समझ में आएगी। तो ये बातें अगर आपके नहीं समझ में आएगी कि पी में क्या दिखता है, किस पे लगता है, तो वो बातें वहां पे भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लिखो इसमें। ये एम के बुक का नाम था, ये कूचल जेड दी सी दिया, वो सही है या नहीं बात है, क्या दिया हुआ, ये कूचल के बता सकते हैं, हम जेड दी सी लिखा है, ये भी कोएफिशिएंट जेड कूचालक पदार्थ, हां जेड दी जीरो दी जेड दी सी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, वो बोलता है कि तापमान का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वो एक दो ही पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं कि इन पे नहीं पड़ता, कूचालक पे तो पड़ता है कि आपका तो मैग्नीशियम और या एक और कांस्टेंट, दो धातु ऐसी धातु है जिसके ऊपर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे इसको मैग्नीशियम और ये वेका बोलते हैं, कांस्टेंट को वेका भी कहा जाता है, तो उनमें कोई भी तापमान नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि उनका तापमान मतलब बिल्कुल नगण्य होता है। सिंपल में अगर बात करूं ना तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये मैग्नीशियम का तापमान है, पॉइंट के बाद 50 बाद में क्या होता है 2, और मैग्नीशियम का तापमान बिल्कुल नगण्य होने के कारण तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी अपने बहुत जगह काम आता है। जैसे आप मीटरों में पढ़ोगे, मीटर टॉपिक आएगा ना, तो वहां पे एक चीज लगाते हैं शंट, नाम सुना होगा, या लगाते हो मल्टीप्लायर, क्या लगाते हो मल्टीप्लायर, एमीटर में वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अपने मीटरों में यूज करते हैं, उसमें शंट और मल्टीप्लायर किसका बनता है, वो मैग्नीशियम का बनता है। कारण क्या है, क्योंकि इसके ऊपर टेंपरेचर का इफेक्ट न पड़े, तो वो धातु ही है दो, और सभी में पड़ता है, क्योंकि मैंने बोला अभी कूचालक में एनटीसी होता पाया जाता है, परंतु मैंने इससे पहले आपको ये भी बात बताई है कि 0 केल्विन के ऊपर पर्सन आया, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, 0 केल्विन तक कोई भी अर्धचालक है वो किसका काम करता है, कूचालक। तो तापमान अगर 0 केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, चालक।
ये केल्विन में बताया, सेंटीग्रेड नहीं, क्योंकि टेम्परेचर की 4 श्रेणियां आती है, आपने पढ़ा भी होगा, C, F, K, R, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन और न्यूटन, तीनों चारों का समझ लिया आपने। तो 0 केल्विन पे कोई भी अर्धचालक है 0 केल्विन तक वो क्या रहेगा, कुचालक रहेगा, 0 केल्विन के बाद वो क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। देखो इसमें VI में लिखो पीएन संधि, पीएन संधि आप कितने प्रकार से यूज करते हैं, कितने प्रकार से एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक डाल के पीएन संगम का रेक्टिफिकेशन में उपयोग। रेक्टिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं दिष्टकरण। क्या बोलते हैं, दिष्टकरण। डायोड को क्या कहा जाता है, दिष्टकारी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, पीएन संगम को दिष्टकारी कहते हैं, या क्या बोलते हैं, डायोड कहते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। यही नाम ध्यान रखना थोड़ा सा, दिष्टकारी, डायोड, पीएन संधि या रेक्टिफायर। अब देखो हमने डायोड का यूज करा, क्योंकि डायोड को मैं क्यों बढ़ा रहा हूं, डायोड का काम यही होता है। पहला काम देखो, डायोड का काम क्या है, डायोड का जो वर्क है या कार्य है वो काम है AC टू AC को DC में बदलना। दोनों काम नहीं करता है, ठीक है। AC को DC में बदलता है। सिंपल बात होती है, दो तीन से बातें आप बात करोगे ना, याद हो जाता है ये चीजें। जैसे इन्वर्टर आपने सुना होगा, नाम सुना है ना, घर पे लगा भी आपने। क्या काम करता है इन्वर्टर, बोलो नहीं। इन्वर्टर का एक ही काम है, यहाँ पे DC को AC में कन्वर्ट करता है, ओनली फॉर इन्वर्टर। आप ये मत बोलना बैटरी उसका सिस्टम सर्किट ही अलग होता है, वो डायोड का सर्किट होता है, वो अलग काम करता है। समझ में आ गई बात। तो इन्वर्टर का एक ही काम है, क्या है, DC को AC में कन्वर्ट करना, जो घर पे आपके यूज होता है। इसके बाद एक चीज और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये तो कम्यूटेटर है ना, ये दोनों काम ही करता है। DC को किसमें चेंज करता है, AC में भी कर देता है, AC को किसमें चेंज करता है, DC में भी कर देता है। तो आपने अभी तक तो यही पढ़ा होगा कि ये ओनली फॉर काम क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। नहीं, DC की मोटर में इसका अलग काम है और DC के जनरेटर में इसका अलग काम है। दोनों को मैं बताऊंगा कैसे काम आता है। AC में भी चेंज करता है कि सप्लाई आपकी AC क्या होती है, चेंज हो जाती है। AC कैसे चेंज होती है, आपके पास अगर सप्लाई AC, क्योंकि आर्मेचर में सभी को पता है AC पैदा होती है, क्या पैदा होती है, AC। उसको किस में चेंज करता है, DC में चेंज करता है। और मेरे को पता है DC की मोटर में आपको DC सप्लाई देनी पड़ती है, तो आर्मेचर के अंदर जाके वापस क्या बढ़ती है, AC बढ़ती है। तो ध्यान रखना, कम्यूटेटर या आपका जो रेक्टिफायर है वो DC को AC में चेंज करता है और AC को किस में चेंज करता है, DC में चेंज कर देता है। तो 3-4 बातें ध्यान रखना। इन्वर्टर का काम DC को AC में चेंज करना, कम्यूटेटर का काम किसका काम है, DC को AC में भी करता है, AC को DC। परंतु आपको ये प्रश्न 3-4 प्रकार से पूछ सकता है। DC की मोटर में कैसे काम करता है, DC के जनरेटर में कैसे काम करता है, तो DC की मोटर में भी यही काम है इसका। ये तो किसमें है, DC के जनरेटर में, और ये किसमें काम है, DC की मोटर में। ये चीज का ध्यान हम बातें कर देगा आपको। फिर अगर आपको यही पूछ लेता है कि DC की मोटर में इसका क्या काम है, DC की जनरेटर में इसका क्या काम है, फिर आपको आंसर लग देने पड़ेंगे। और सीधा बोले कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर तो DC की मोटर में भी लगा, DC जनरेटर में भी लगा होता है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना। अब मैं ओनली फॉर किसकी बात करूंगा, यहाँ पे रेक्टिफायर की बात करूंगा या किसकी बात करूंगा, डायोड की बात करूंगा। वो देखो आराम से। अब आपके पास कोई भी
रजिस्टर या डायोड को मैं यूज करता हूं, उसका पहला वर्क क्या है, एसी को डीसी में बदलना है। बदलते समय आपको एक चीज का ध्यान रख लेना है, आपके पास सप्लाई कौन सी पहले, एसी, कौन सी है। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी इससे पहले, क्या बात समझाई कि एसी में बहुत से मान काम आते हैं। पढ़ा आपने सभी के बारे में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपने सबसे पहले जो मान पढ़ा था वो एसी का कौन सा मान पढ़ा था, शिखर मान पढ़ा, जिसको आप पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपने एक मान और भी पढ़ा था, शिखर से शिखर मान भी पढ़ा था आपने, पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं उसको। इसके बाद एक मान आपने और भी पढ़ा था, प्रभावी मान बोला था। और इसके बाद एक मान और भी पढ़ा था आपने, औसत मान बोला था। और एक मान आपने और भी पढ़ा था, कौन सा, तत्कालिक मान बोला था। एसी के मुख्य मान शिखर मान, शिखर से शिखर मान, प्रभावी मान, औसत मान और तत्कालिक मान। ठीक है। अब देखो, अगर आपको कोई ये पूछ लेता है कि डायोड एसी के किस मान पे काम करता है, बता सकता है कोई कि रेक्टिफिकेशन तो जरूर कर रहे हो, तो डायोड किस मान पे काम करता है। बोलो, कोई बोल बताओ, बहुत शानदार। डायोड एसी के औसत मान पे काम करता है। हमेशा ही ध्यान लेना, कभी भी वो प्रभावी मान पे काम नहीं करता, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हमेशा औसत मान का ही होता है, एवरेज मान का। और मैंने कंपैरिजन में इस पूरी में आपको कंप्लीट ये चीज करवाई है कि औसत मान का प्रभावी मान के साथ क्या कंपैरिजन किया जाता है, कैसे इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रख लेना कि जो एसी के किस मान पे काम करेगा, तो एसी के औसत मान, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, पर वर्क करता है या कार्य करता है। कौन सी, अरे कौन है, डायोड। तो कौन करो नहीं, तो की कौन करो, लव काम कौन करो। तो ये जो डायोड है ना, एसी के औसत मान पे काम करता है या एवरेज वैल्यू पे हमेशा क्या करता है, काम करता है। और किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, रेक्टिफिकेशन कितने प्रकार से करते हैं वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो पीएन संगम या डिस्क्रिप्टिव रेक्टिफिकेशन। एक डायोड या रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। बदलने की प्रक्रिया डिस्करण कहलाती है। बदलने की प्रक्रिया डिस्करण कहलाती है। जब एसी को डीसी में बदलता है तो डायोड, एसी को डीसी में बदलता है तो डायोड एसी के औसत मान पर काम करता है या कार्य करता है। एसी के औसत मान पर कार्य करता है। प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना, किस मान पे काम करता है, औसत मान पे। यहां पे दो ही प्रश्न सीखने को मिलेंगे, कौन कौन से मिले। डायोड का काम क्या है, किस मान पे काम करता है, बात कंप्लीट है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब ये रेक्टिफिकेशन करें कितने प्रकार से किया जाता है, तो रेक्टिफिकेशन कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। एक तो फुल वेव का आता है, एक आता है हाफ वेव का। फुल वेव का फिर दो प्रकार से आता है, एक तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ जाता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर आ गया, और फिर आता है थ्री फेज का रेक्टिफिकेशन, उसमें कितने डायोड लगते हैं, 6 डायोड लगते हैं, वो भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखो रेक्टिफिकेशन के प्रकार। रेक्टिफिकेशन के प्रकार, इसमें पहला पढ़ेंगे अर्ध तरंग डिस्करण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, हाफ वेव का मतलब होता है
आधी वेव आएगी, आधी नहीं आएगी। ठीक है, पहला प्रश्न तो यहाँ पे एक है कि हाफ वेव में कितने पीएन संगम का प्रयोग होता है? एक पीएन संगम का प्रयोग होता है, कितने का? क्या आप ही के लिखे होंगे अपन, तो बोलते हैं इंग्लिश में आसन लगी आप। पीएन संगम, एक पीएन संगम की आवश्यकता होती है या क्या होती है? एक डायोड की आवश्यकता होती है, या बोल सकते हो एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई मेरी बात? एक डायोड की आवश्यकता होती है या क्या होती है? एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। अब देखो कैसे यूज होता है और आपसे देखो, जैसे मेरे पास एक सप्लाई है, ये मैंने यहां पे क्या बना दिया जी? ये बना दिया कुंडली बनाई है, अभी तो कुछ नहीं बनाया, इंडक्टर है ये। अब अभी थोड़ा ध्यान लगा तो बताना है। अब ये एक ट्रांसफार्मर है, कौन सा है? हालांकि था कुछ स्टेप डाउन का, जब तक ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं दिया तो आप नहीं बता सकते कि स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। अभी तक मेरे को नहीं पता ये कौन सा है, बता सकते हो क्या? हाँ अब बता सकता हूं। कब? नहीं, आप कैसे भी नहीं कर सकते कि ये ऊंचाई या ऊंचाई। हाँ ये बता सकते हो, किसमें एक ही बात बता सकते थे, क्या बता सकते हो? ये इसकी एसटी है और ये इसकी, ये तो बता सकते। जिस टर्मिनल की संख्या ज्यादा होती है वो इसकी साइड है, जिस टर्मिनल की संख्या कम होती है उसको एल की साइड बोलते हैं। हाँ अब तुम क्या बता सकते हो? अब बता सकते हो। अब कह सकता हूं ये इसकी प्राइमरी है और ये इसकी, जो सप्लाई के साथ होती है वो प्राइमरी होती है, जो लोड के साथ होती है वो सेकेंडरी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ये क्या लग गया? डायोड। यहां पे क्या लगा दिया? लोड लगा दिया। कौन सा ट्रांसफार्मर पता लग रहा है? लग रहा है, कौन सा है? अब चाहिए वोल्टेज को डाउन किया जा रहा है, से जरूरी की डाउन करो, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता भी नहीं होती। आपको बोल देना कोई भी हाफ वेव में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, सीधी सप्लाई दे दो। डायोड की सेल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मैंने डाउन किया वोल्टेज को, कि वोल्टेज थोड़ी ज्यादा थी, मैंने कम करके रखी, क्या किया इसको? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर के वैसे भी कई नाम होते हैं, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणामी, या बोलते हैं एक्समर, क्या बोलते हैं? एक्समर। एक बार पसंद नहीं आता एक्समर क्या होता है, ध्यान ही एक्समर हो गया। एक्समर ट्रांसफार्मर को कहते हैं। एक्समर का मतलब एनर्जी को नहीं खाता, जितनी आगे उतनी क्या निकालता बाहर, एक्समर बोलते हैं इसको, एक्समर। तो ट्रांसफार्मर एक्समर एक ही बात होती है, इसको परिणामी के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब भाई इधर तो क्या है? फेज न्यूट्रल है, इसका मतलब एसी है। क्या है? एसी की वेव आपके पास ऐसे बोर्ड पे देख लो पहले, फिर नोट कर लेना आराम से, समझ में नहीं आएगा यहां पे कुछ भी। ये मैंने इसको साइन वेव दे दी, क्या है ये? जे आपने बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? साइन वेव कहा जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे टाइम चलता है, यहाँ पे चलता है ओमेगा टी। क्या चलता है? ओमेगा टी। तेरे क्या नाम है? रवि। ओमेगा क्या होता है? नहीं पता, जैसे मैंने ये लिखा है ना, ये ओमेगा होता है। इसका नहीं पता, फिर मात्रा का नहीं पता होगा, तो मात्रा का पता है? ओमेगा का मात्रा। तेरा क्या नाम है? निशा। कहां से है ये? ठीक है। तो ये बता, ओमेगा पता करेगा कभी? नहीं पता कभी ओमेगा क्या होता है? हाँ, मेगा सुना, ओमेगा। मेगा नहीं पूछ रहा, मेगा अलग चीज होती है, ओमेगा पूछ रहा हूं। ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति, क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। और ओमेगा बराबर, आपने सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने आगे जाके टॉपिक ऐसी थ्योरी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओमेगा बराबर 2/fp होता है। ठीक है, कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा है ओमेगा टी, और यहाँ पे लिखा है टाइम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप से देखो। अब आपने यहाँ सप्लाई दी ना, आपको पता है ना एसी में पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बाकी फ्रीक्वेंसी का मान कितना है जी?
50 प्लस माइनस 3% हटज में शाबाश याद हो गया। बाकी फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है, प्लस माइनस 3%, हर्ट्ज में कुछ प्लस माइनस 1.5, क्योंकि 50 का 3% 1.5 ही होता है। समझ में आ गए? आगे होगे ठीक है, समझ में आ गए बात। अब देखो यहाँ पे प्लस था, माना प्लस था, और यहाँ पे क्या था माइनस। तो मेरे को पता है यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। ठीक, स्टार्टिंग के समय इसको मैंने स्लाइड के साथ जोड़ा, एक और प्लस था और एक और माइनस बना। क्वालिटी फिक्स नहीं है, क्वालिटी बार बार क्योंकि चेंज होगी और चेंज होने में टाइम लगेगा ना, बहुत कम टाइम लगने वाला है। आधे सेकंड के बाद क्वालिटी बदल जाएगी। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इसका मतलब मानना कि यहाँ पे एक कंडीशन में प्लस आया और यहाँ पे भी क्या आया माइनस आया। अब देखो जब यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे ये क्या है एनोड, ये क्या है एनोड क्या है और ये क्या है। समझ में आ गई? अब इधर से क्या मिल रहा है इसको, अरे बोलो इधर से क्या मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है, तो डायोड किसमें जुड़ गया आधे चक्कर में फॉरवर्ड वाइज। इस कंडीशन में वो क्या था फॉरवर्ड वाइज था, इस कंडीशन के अंदर देखो आराम से बोर्ड पे देखना है। समझ में आएगी? फॉरवर्ड वाइज ने तभी आपको इसलिए समझाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या होता फॉरवर्ड वाइज होता। तो मेरे को पता है आउटपुट मिल रही है, मेरे को क्या मिल रही है, डायोड काम कर रहा है। तो डायोड जब काम कर रहा है तो मेरे को क्या दे रहा है, वेव बार दे रहा है। ये मेरे अब क्या हुआ, अगला स्टेप चेंज हुआ, चेंज हो तो यहाँ पे क्या जी माइनस। तो मेरे को पता पोलैरिटी क्या होगी, बदल गई। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कौन सा होता है जी रिवर्स वाइज। कौन सा होता है, डायोड काम करेगा। इस केस पे आके डायोड काम नहीं करेगा क्योंकि डायोड किस में जुड़ चुका है रिवर्स वाइज में। और मैंने बोला था रिवर्स वाइज में डायोड को नष्ट किया जा सकता है, धारा को फ्लो नहीं किया जा सकता। उसमें डायोड किसकी भांति काम करता है, ओपन सर्किट की भांति काम करता है। इसलिए ये वेव मेरे को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये से इसको क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। अगले स्टेप में वही बात, फिर ये किस में जाएगा प्लस में जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में। क्या हो गया वापिस, बोलो वापिस फॉरवर्ड वाइज। तो डायोड काम करेगा। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, फिर माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस, वापिस क्या होगा रिवर्स वाइज। इसलिए क्या हो रहा है, आधे चक्रों में तो फॉरवर्ड वाइज जुड़ रहा है, आधे चक्रों में क्या जुड़ रहा है रिवर्स वाइज। समझ में आई मेरी बात। अब ये क्या, ये रिपल बार आ रही है और इसको क्या बोलते हैं फिर रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये कौन सी है, ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहां पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, जैसे मैंने 2 चक्कर दिए, 2 में अरे बोलो, अरे सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमें 2 चक्कर की है, 2 हर्ट्ज है। यहां पे रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ही है, ये रिपल है। ओनली फॉर इसको को रिपल बोलते हैं। रिपल कितनी है, तो ध्यान फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होती है, पहला प्रश्न तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल का मतलब आता है, रिपल का मतलब ये रिपल चलना होगा, एक प्लस प्लस में चले वो रिपल है। तो ये रिपल फ्रीक्वेंसी है, वो फुल फ्रीक्वेंसी है। और तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी उसके भी 2 चक्कर है, तो रिपल के भी कितने हैं 2 चक्कर है। तो ये रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है बराबर होती है। और अपने को यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आधे चक्रों में तो क्या करता है फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, आधे चक्रों में क्या करता है रिवर्स वाइज में काम करता है। तो फॉरवर्ड वाइज में काम करता है तो लोड काम करेगा, और रिवर्स वाइज में काम करेगा तो लोड काम नहीं करेगा। तो ये होता है हाँ वेव का रेक्टिफिकेशन। ठीक है, आगे इसके न्यूमेरिकल बनेंगे भी तो बहुत बड़ा इसका सिस्टम आज कंप्लीट कौन ही हो। ठीक है।